आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द सेकेंड ईयर फिज़िक्स। ये हमारे बोर्ड के एग्जाम्स के लिए भी और पीआईबीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेकेंड ईयर का, और ये बहुत ईजी है। बस कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए हमारे पास इसके बारे में, तभी हम इसको आगे पढ़ सकेंगे। और बहुत छोटा चैप्टर है, इतना बड़ा भी नहीं है, इतना लंबा लेक्चर नहीं होना चाहिए हालांकि, मगर क्योंकि मैं हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाऊँगा तो हम उसको डील करेंगे आगे। ऐसा रोज़ मैंने सारे रिव्यू कर लिए हैं और आगे बढ़ते हैं और इसको डील करते हैं, इस चैप्टर को पढ़ते हैं, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और इसके मेन कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह फार्मूला बेस्ड है। कुछ फार्मूला हैं बड़े इंपॉर्टेंट जो हमें याद होने चाहिए न्यूमेरिकल्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो वी हैव अ डेफिनेशन विच इज़ द इलेक्ट्रिक करंट राइट नाउ बिकॉज द चैप्टर इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? सो इलेक्ट्रिक करंट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर मैं बोलूँ चार्ज कौन सा, पॉजिटिव या नेगेटिव, मोस्टली इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है ई माइनस। तो इलेक्ट्रॉन जिस रेट से फ्लो कर रहे हैं उस स्टेडी वैल्यू को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और द रिलेशन बिटवीन करंट एंड चार्ज डेल्टा क्यू इज आई इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा टी, बिकॉज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कितने टाइम में चार्ज Q ट्रेवल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। एंड द यूनिट फॉर द करंट इज एम्पेयर। एम्पेयर से हम इसे मेजर करते हैं। द करंट विल बी 1 एम्पेयर व्हेन अ चार्ज फ्लो एट अ रेट ऑफ 1 कूलम्स पर सेकेंड। The current will be 1 ampere when the rate of charge flow will be 1 coulomb per second. So here we are writing over here 1 ampere is equal to 1 coulomb upon 1 second. Sorry, coulomb का C ज़रा कैपिटल होगा, मैंने स्मॉल लिख दिया है। 1 coulomb and it is called the 1 coulomb second inverse. ठीक है, और जब भी हम एमीटर करंट को मेजर करते हैं एमीटर से, ठीक है, और एमीटर हमेशा कनेक्टेड इन सीरीज़ होता है, कनेक्टेड इन सीरीज़। ठीक है, तो इससे हम मेजर करते हैं, तो ये बात याद रखने वाली है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम कुछ चीज़ें डील करेंगे, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक करंट इन अ वायर। इलेक्ट्रिक करंट इन अ वायर। तो एक वायर के अंदर या एक मटेरियल के अंदर या फिर एक सिलेंडर के अंदर या फिर एक कंडक्टर के अंदर करंट का फ्लो, सही है। सो मोशन ऑफ करंट रिक्वायर्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सो मैं यहाँ लिखता हूँ कि करंट का जो मोशन है, सो मोशन ऑफ करंट रिक्वायर्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होती है इनसाइड द वायर के अंदर, सो दैट द इलेक्ट्रॉन्स, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सपीरियंस कर सकें, कैन एक्सपीरियंस फोर्सेस और एंड मूव इन द डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगी तो उसी के डायरेक्शन में मूव करेंगे ना, फिर उसके मोशन की डायरेक्शन के ज़रिए। अच्छा, फॉर अ वायर विद ज़ीरो करंट, अगर मेरे पास एक वायर है और उसके अंदर ज़ीरो करंट है, मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म्स लिख रहा हूँ। सो द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होनी चाहिए फिर? ऑब्वियस है भाई, ज़ीरो होनी चाहिए जब वायर के अंदर ज़ीरो करंट है। सो डायरेक्शन जो है आपकी कैंसिल कर देंगी। सो इसी के साथ साथ मैं लिखता हूँ एज द, जब वेलोसिटी ज़ीरो होगी, एज द डायरेक्शंस कैंसिल आउट द वेलोसिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन। हर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की वेलोसिटी कैंसिल कर दी जाएगी। ऑल्सो द पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इज इक्वल टू ज़ीरो। सो नो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नो, यानी कि ज़ीरो करंट। सो ये रिलेशन हो गया आपका। तो अब इसी के बिहाफ पे एक चीज़ हम प्रोड्यूस आती है हमारे पास, वो होती है, मैं आगे चलता हूँ बताता हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हाई लेवल पे पढ़ाया जाता है, मगर इस बार पीएमबीसी ने इसे रखा है अपने टॉपिक्स में।
और ये हमने सेकेंड ईयर में पढ़ा था मगर इतना मेन नहीं था, यहाँ पे भी इतना मेन नहीं है, बस इसका कॉन्सेप्ट है दैट इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो अगर मैं फिजिक्स में बात करूँ तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक ऐसी चीज़ है दैट इट इज़ द एवरेज वेलोसिटी, एक एवरेज वेलोसिटी है अटेन्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल्स। इसको मैं समझाऊंगा अगर आपको समझ नहीं आएगा इसको पूरा। सच एज इलेक्ट्रॉन्स, अभी तो मेरे ख्याल से समझ आ रही है डेफिनेशन, इन अ मटेरियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी सिर्फ यहाँ तक याद रखो कि ये जो मैंने डेफिनेशन बताई, ठीक है। अब इसी के साथ साथ एक और चीज़ है इसके बारे में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, दैट इज़ इन जनरल अगर मैं इसकी बात करूँ, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर, जो हमारे पास कंडक्टिंग मटेरियल में इलेक्ट्रॉन होता है, विल प्रोपोगेट, वो प्रोपोगेट करेगा रैंडमली, सही है, एट द टर्मिनल वेलोसिटी, सॉरी टर्मिनल वेलोसिटी बोल दिया, विल प्रोपोगेट रैंडमली एट द थर्मल वेलोसिटी, यानी कि जब उसका आपस में इंटरेक्शन होगा दूसरे इलेक्ट्रॉन से तो हीट जनरेट होगी, उससे हम कहेंगे थर्मल वेलोसिटी। तो ये थर्मल वेलोसिटी जब वो अपने कोलिजन्स में लाएगा, रिजल्टिंग इन एन एवरेज वेलोसिटी। अब यहाँ से समझो, फिर वो एवरेज वेलोसिटी को कंसिडर करेगा ऑफ ज़ीरो, और वो ज़ीरो होगी। सो अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर अप्लाई कर दी ई, सो ये रैंडम मोशन जो है, रैंडम मोशन जो था इलेक्ट्रिक फील्ड पे अप्लाई करने के बाद, अ स्मॉल नेट फ्लो इन वन डायरेक्शन, फिर वो बहुत छोटा सा उनका नेट फ्लो हो गया एक ही डायरेक्शन में, बजाय इसके कि वो रैंडमली मोशन करे। दिस इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10 × -3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो अब इसका मतलब ये है, अब इसको समझो, मेरे पास एक कंडक्टर है, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो उसकी हर चीज़ ज़ीरो है, करंट भी ज़ीरो, वोल्टेज भी ज़ीरो। अब जैसे मैंने और उसमें जो आप इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री टू मूव हैं, वो आपस में इधर उधर मूव कर रहे हैं, मतलब इतना कोई उसमें वो नहीं है कि मैं उस डायरेक्शन में जाऊँगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो उनकी डायरेक्शन भी कोई कंसिडर नहीं की हुई। अब जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दी तो इलेक्ट्रॉन्स एक रैंडमली मोशन में ट्रैवल करने लगे, एक वन डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में। अब फॉर एग्जांपल मैं डायरेक्शन इस तरफ कर लूँ, राइट साइड पे, तो अब इस राइट साइड पे जितने और इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनसे टकराएंगे वो इलेक्ट्रॉन्स, और वो इलेक्ट्रॉन्स भी अपने आप को स्टेबल करने के लिए उसी डायरेक्शन में चले जाएंगे। सो दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड दिस वैल्यू इज नोन एज द 10 × एक्सपोनेंट -3 मीटर पर सेकेंड। तो ये एमसीक्यू कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। बस यहाँ तक इसका कॉन्सेप्ट था, आगे बढ़ते हैं। सो नाउ वी हैव मेन कॉन्सेप्ट विच इज द ओहम्स लॉ। So Ohm's law states that the current through a conductor is proportional to the potential difference across it, while the physical conditions such as temperature are constant। यानी कि ओम्स लॉ ने कहा कि करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस V एंड V इज इक्वल टू IR। दिस इज द रिलेशन ऑफ द ओम्स लॉ। और अगर मैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखूँ तो मेरे पास ये एक्स और वाई एक्सिस हैं, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास एक लाइन जा रही है स्लोप, स्ट्रेट लाइन, और यहाँ मैंने एक स्लोप निकाल दी, इसी ग्रेडियंट, ठीक है। और अब मैंने कहा कि थोड़ी टेढ़ी हो गई ग्राफ, मगर चलो चल जाएगी, मसला नहीं है। यहाँ करंट है I और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है V, ठीक है। तो करंट जो है मेरे पास, ये मैं लिख देता हूँ, करंट है, डिनोट कर दिया, और यहाँ मैंने वोल्टेज है,
और ये वोल्टेज और करंट का ग्राफ है ओमिक कंडक्टर में, जो कि ओम्स लॉ को ओबे करता है। तो हमेशा जो भी ओम्स लॉ को ओबे करेगा उसका ग्राफ स्ट्रेट होगा। ये एमसीक्यू इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो जब इसका मैं ग्रेडियंट मालूम करूँगा तो मुझे पता है ग्रेडियंट इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स एक्सिस, ठीक है। या फिर ग्रेडियंट का इसका एक और फार्मूला है यहाँ पर, ग्रेडियंट इज इक्वल टू वन अपॉन आर। बिल्कुल, ग्रेडियंट है मेरे पास 1 अपॉन आर विच इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। तो ये एक वैल्यू है। सो अब इस वैल्यू को हम समझते हैं इस ग्राफ के मुताबिक। आपको समझ आ गया ओमिक कंडक्टर का ग्राफ जो ओम्स लॉ को फॉलो करे। अच्छा, ओमिक कंडक्टर्स आर दोज दैट फॉलो ओम्स लॉ। अगर आपका पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस अ ओमिक कंडक्टर और करंट, सो ये वैल्यू पता चली कि जब ओमिक कंडक्टर में आपका पोटेंशियल अप्लाइड होगा तो करंट जो है आपका एमीटर से मेजर होगा, और जो ग्राफ होगा आपका करंट का अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो किसको ग्रेडियंट शो कर रहा होगा? दैट ग्राफ विल शो द ग्रेडियंट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो वो ग्रेडियंट आपका 1 अपॉन आर शो करेगा विच इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, वाइल टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द ओमिक कंडक्टर ग्राफ वैल्यू एंड द ग्रेडियंट एंड द टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट, T इज इक्वल टू कांस्टेंट इस पूरे सिनेरियो में। तो ये आपकी एक टर्म हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मज़ीद। सो वी हैव ओमिक कंडक्टर्स। ओमिक कंडक्टर्स, सो ओमिक कंडक्टर्स मैंने बता चुका हूँ जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अब एक टर्म आई है दैट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। रेजिस्टेंस ऑफ वायर। So to calculate the resistance of a wire with a given cross-sectional area and length, the following relation we have. So R is equal to rho L upon A. So resistance आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, रेजिस्टेंस आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, बट रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सही है। और ये जो हमारे पास रो है दैट इज़ द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। रेजिस्टिविटी का मतलब होता है मटेरियल की कोई भी थिकनेस या फिर उसकी मटेरियल की प्रॉपर्टी। अगर मैं कॉपर का ले रहा हूँ तो मैं आयरन का या फिर जिंक का क्यों नहीं ले रहा, तो ये चीज़ होती है रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल विच इज़ द रो। तो इसका भी रिलेशन रेजिस्टेंस की तरह ही है, ठीक है। सो दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जो मैंने अभी आपको बताया कि रेजिस्टेंस किस किस के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रेजिस्टिविटी जब मैंने जिक्र कर दिया तो मैं इसको पूरा समझा देता हूँ कि रेजिस्टिविटी को मैं इस तरह डिफ़ाइन करता हूँ, जो रो मैंने बनाया है यहाँ पर ये वाली टर्म, दैट रेजिस्टिविटी ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड एज सॉरी रेजिस्टेंस कहा था मैंने। रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस या फिर वायर कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी, या फिर रेजिस्टिविटी का नाम नहीं बोलना चाहे तो एक और नाम बोल दो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो हर मटेरियल की एक स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है। सो P यानी कि रो इज इक्वल टू RA इंटू L, ठीक है। और रेजिस्टिविटी का जो यूनिट है वो है ओम मीटर। ओम मीटर, अच्छा ओम का सिंबल पता है ना, इस तरह होता है। सो ओम मीटर इज़ द सिंबल ऑफ द यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी। आगे बढ़ते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रेजिस्टेंस का। सो रेजिस्टिविटी जो है आपके मटेरियल की होती है, L आपकी लेंथ होती है, A आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। सो अब मैं एक चीज़ पढ़ाऊँगा दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस कैपेसिटर्स में हमने नहीं पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं थी, हमें दिया हुआ नहीं था, हम पढ़ेंगे भी। यहाँ पर हमें पढ़ना पड़ेगा। सो अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ इन सीरीज़ के अंदर, तो इसका एक ही कॉम्बिनेशन बनता है R। इक्वेशन आपकी जो बनेगी इस सीरीज़ में आपका होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और इसका जो सिंबल होगा रेजिस्टेंस का सीरीज़ के अंदर वो इस तरह होगा। ये आपको पता है रेजिस्टेंस का सर्किट है।
एंड दैट इज़ कॉल्ड द सीरीज़ रेजिस्टेंस। और यहाँ आपका करंट गया, यहाँ आपका R1 V1, R2 V2, R3 V3 और यहाँ आपका करंट नीचे। तो दिस इज़ द सीरीज कॉम्बिनेशन इन रेजिस्टेंस। एंड फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन दैट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज़ 1/R1 प्लस, ये न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, 1/R2 प्लस 1/R3। सो अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाऊँ तो ये आपका कुछ इस तरह बनेगा। और ये आपका, क्योंकि आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस डिवाइड हो रहा है, पैरेलल में हमेशा आपकी कोई भी वैल्यू हो तो वो डिवाइड होती है, सीरीज़ में आपकी एक जैसी रहती है, ठीक है। सो ये करंट का मैं फ़्लो बना रहा हूँ और ये मेरे पास बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है और I करंट यहाँ से गया और ये मेरे पास I1 है और ये मेरे पास R1 है, ये मेरे पास I2 है, ये मेरे पास R2 है, ये मेरे पास I3 है और ये मेरे पास R3 है। दिस इज़ द करंट फ्लोइंग इन थ्रू द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। सो आगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म मेरे पास आ गई, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये क्या बात है, इसको पढ़ते हैं कि ये क्या टर्म है मेरे पास। सो एनी फ्रैक्शनल चेंज, बहुत माइनर सा या फिर फ्रैक्शनल या डेसिमल में कोई चेंज, मगर हम फ्रैक्शनल चेंज कह रहे हैं। एनी फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर डिग्री, क्योंकि टेम्परेचर की बात आ गई, डिग्री इन टेम्परेचर इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। ठीक है, सो अल्फा इज इक्वल टू फ्रैक्शनल चेंज इन द रेजिस्टेंस पर डिग्री इन टेम्परेचर R0T। दिस इज द रिलेशन। ये सिर्फ रिलेशन याद करो, एम न्यूमेरिकल्स में नहीं आएगा। सो द यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज पर केल्विन। ठीक है, तो ये तो मेरे पास हो गया टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा इज इसका यूनिट है पर केल्विन। तो अब अगर मैं बात करूं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की बात कर रहा हूं मैं। सो बात वही आ गई, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस की जगह, पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। यहाँ पर सिर्फ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में फ़र्क आएगा एंड इट इज़ नोटेड बाय बीटा विच इज़ इक्वल टू रो टी माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट टी। द यूनिट ऑफ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो द पर केल्विन। बीटा इज इक्वल टू पर केल्विन इसका यूनिट है। सही है, बहुत आसान बात थी। तो अब बड़े इम्पॉर्टेंट यूनिट की तरफ, चीज़ की टॉपिक की तरफ हम बढ़ रहे हैं एंड दैट इज़ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विच इज़ द EMF। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और अभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो उसमें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सॉरी मैग्नेटिक इंडक्शन में। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में भी, स्मॉल वैल्यू में। EMF इज डिफाइंड एज द, क्योंकि फोर्स है तो एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अदर फॉर्म्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हेन अ यूनिट चार्ज मूव्स राउंड अ सर्किट। यानी कि कोई सी भी एनर्जी जब आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, जब आपके चार्जेस सर्किट के अंदर मूव कर रहे हो, दैट इज़ द EMF ऑफ द सेल। सो EMF इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मैं EMF और वोल्टेज की डिफरेंस बताऊँ, सो कि पोटेंशियल डिफरेंस में एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से अदर फॉर्म्स में। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है
एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से अदर फॉर्म में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में अदर फॉर्म जो होती हैं वो कन्वर्ट होती हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। सही है, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं और एक बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डील करते हैं, डेट इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट, इसके फार्मूला बड़े याद करने वाले हैं और ये याद कर लेना। न्यूमेरिकल में से आते तो नहीं हैं मगर फिर भी आ सकते हैं और आते हैं। सो इंटरनल रेजिस्टेंस की अब हम बात करेंगे। कहाँ गया इंटरनल रेजिस्टेंस? सही। सो वी हैव अनदर टॉपिक दैट इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस। सही है। सो हमारे पास जितनी भी तकरीबन अब इस इंटरनल रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि हमारे पास जितनी भी पावर की सोर्सेज होती हैं वो आपके रेजिस्टेंस के अंदर एम्बेडेड होती हैं। सही है, ताकि आपका जो फ्लो ऑफ करंट है वो मेंटेन रह सके। सो मैं इसको इस तरह डिफाइन कर सकता हूँ दैट मोस्ट पावर sources have an embedded resistance, उनके अंदर रेजिस्टेंस लगी होती है in the flow of current that is known as the internal resistance। ताकि यानी कि अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस जो होती है वो कहलाई जाती है। इट रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पावर सोर्स। तो ये आपका यानी कि क्या काम करता है कि इट रिजल्ट्स द रिडक्शन, यानी कि ये कम कर देता है ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पावर सोर्स। ठीक है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस के पास जो है अपना कुछ वोल्टेज होता है, हैज़ सम वोल्टेज अक्रॉस इटसेल्फ, जब भी तो वो पावर सोर्स का वोल्टेज कम कर देता है, रिडक्शन। सो हैंस डिक्रीज इन द पोटेंशियल डिफरेंस या फिर डेल्टा बी ऑफ द बैटरी। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया। अगर एमसीक्यू में पूछा जाए कि क्यों करता है वो रिडक्शन, तो आप जवाब दे सकते हो। सो द न्यू ईएमएफ, द न्यू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल इज गिवन बाय ईएमएफ इज इक्वल टू आई आर, और आई आर जिसे हम कहते हैं लोड प्लस आई आर। यार ये जो आई आर है ना, लोड, इसका मतलब है कोई भी चीज़ आपकी वेस्ट हो रही है। अब करंट वेस्ट हो रहा है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस वेस्ट हो रहा है, तो इसलिए हम कहते हैं लोड। एनीथिंग दैट रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और द करंट इज कॉल्ड द लोड। सो ईएमएफ इज इक्वल टू लोड प्लस आई आर विच इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। सो ईएमएफ इज इक्वल टू potential difference load which is decreasing plus potential difference of the internal resistance which is increasing। so ये हमारे पास दो फार्मूला आ गए बड़े इंपॉर्टेंट। सो ये जो V लोड है मेरे पास, ये एक और नाम कहलाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी। सो ये V लोड मेरे पास ये नाम भी कहलाता है। सो इसकी अगर मैं एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपके सामने लाऊं, उससे समझाऊं तो आपको अब और अच्छी तरह समझ आएगा कि अगर मेरे पास ये एक बैटरी है और यहाँ से मेरे पास कुछ लोड कनेक्टेड है और ये मेरे पास ये ईएमएफ का साइन होता है, ये साइन होता है ईएमएफ का। सो ये मेरे पास हो गई ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये मेरे पास हो गई बैटरी, और ये मेरे पास हो गया आर विच इज़ इंटरनल, और ये मेरे पास हो गया आर विच इज़ लोड, और यहाँ पर मेरा कनेक्ट है पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का, दैट इज़ द वी लोड। ठीक है, सो ये डायग्राम आपकी नज़र में है एक सामने। सो यहाँ तक तो हमारी टॉपिक ख़त्म हुआ है इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला के साथ। अब एक टर्म है दैट इज़ द इलेक्ट्रिक पावर। सही है। सो इलेक्ट्रिक पावर क्या है? इलेक्ट्रिक पावर इज़ डिफाइंड एज अ रेट बाय विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रेट, क्योंकि पावर आपको पता है क्या होता है, रेट बाय विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़
ट्रांसफर्ड इनटू अ सर्किट। ऐसे रेट से जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है सर्किट के अंदर, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क। रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क, कितने टाइम में वर्क डन हो रहा है, ये इलेक्ट्रिकल पावर कहलाती है। और अगर मैं इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखूँ, P इज़ इक्वल टू E अपॉन टी, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कितने टाइम में ट्रांसफ़र हो रही है, सो E अपॉन टी, वेयर P इज़ द पावर, E इज़ द वर्क डन, हम वर्क डन भी कह सकते हैं इसको E को, और टाइम T इज़ द टाइम। सो फर्दर मोर हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि E इज़ इक्वल टू वी क्यू, ठीक है, E इज़ इक्वल टू वी क्यू, और आपका V जो है वोल्टेज है और Q जो है आपका चार्ज है। सो अगर मैं पावर है कुछ फार्मूला जहन में ले आऊँ, सो मेरे पास इस तरीके के फार्मूलाज आएंगे। P इज़ इक्वल टू वी क्यू अपॉन टी, I इज़ इक्वल टू Q अपॉन टी हमें पता है, सो P इज़ इक्वल टू वी आई, ठीक है। सो ये बेसिक फार्मूला है पावर का, P इज़ इक्वल टू वी आई, और इलेक्ट्रिक पावर इज़ मेजर्ड इन वॉट्स। इलेक्ट्रिक पावर इज़ मेजर्ड इन वॉट्स। अच्छा, एक तो पावर का हो गया P इज़ इक्वल टू वी आई, जो मुझे मेरे पास नोट्स में लिखा है, और जो मुझे अपने तौर पर याद है एक और इसका फार्मूला होता है कैलकुलेशन के लिए, V स्क्वायर अपॉन आर, और एक और होता है P इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर। सो ये आपके पास तीनों फार्मूला हैं पावर के। कोई भी अगर न्यूमेरिकल है तो आप इन तीनों की मदद से सॉल्व कर सकते हो विद रिगार्ड टू द वैल्यू जो आपको दी हुई हो। सो ये पावर के आप फार्मूला याद कर लो, इलेक्ट्रिक पावर के। सो मैक्सिमम पावर आउटपुट एक टर्म है मेरे पास, मैक्सिमम पावर आउटपुट, ये क्या होता है? सो मैक्सिमम पावर आउटपुट इज़ गिवन बाय P इज़ इक्वल टू ई स्क्वायर आर, समझ आ गया, अपॉन आर माइनस आर, विच इज़ स्मॉल आर जो है आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, और जो बड़ा आर है वो रेजिस्टेंस है, आर माइनस आर स्क्वायर प्लस 4RR। तो ये मेरे पास मैक्सिमम पावर आउटपुट का फार्मूला है। अगर आपसे पूछा जाए कभी कि मैक्सिमम पावर आउटपुट निकालो तो ये फार्मूला लगेगा। और अगर मैं एक और बात करूं कि मैक्सिमम पावर आउटपुट का जो एक और फार्मूला है, इसके अलावा जब आपका R इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर हो जाए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के, जब भी क्वेश्चन में दिया जाए इंटरनल रेजिस्टेंस इज़ ज़ीरो या फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज़ ज़ीरो, इसका मतलब R इज़ इक्वल टू स्मॉल r, तो उसके लिए आप जब फार्मूला लगाओगे P मैक्सिमम इज़ इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 4R, तो आप फिर ये फार्मूला लगाओगे, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट यार रिलेशन है, ये बहुत मैंने सेकेंड ईयर में बड़ी अच्छी तरह याद किया था मैंने ये। किलो वॉट पर आवर्स क्या होता है इसको चेक कर लेते हैं। सो अनदर कॉमन मेथड टू मेजर द यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन कमर्शियल एरियाज़ में या फिर रेजिडेंशियल एप्लीकेशन में हम यूज़ करते हैं किलो वॉट पर आवर यूनिट, ठीक है। दिस इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हमने पढ़ा था किलो वॉट पर आवर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी में हम पढ़ चुके हैं। इट इज़ इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, सो इक्वल टू द amount of energy consumed by an appliance या appliance of कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम appliance कहते हैं, 1000 watt if it was kept running for 1 hour, अगर हम उसको 1 घंटे के लिए चलाएं। सो अब जो इम्पोर्टेंट लास्ट बात है इस चैप्टर की, दैट इज़ the main relation of the power or the kilowatt per hour, that is the in numeric MCQs के लिए 1 kilowatt per hour is equal to 3600 kilojoules, और 1 kilowatt per hour is equal to 3.6 into exponent 6, और 1 kilowatt per hour is equal to 3.6 megajoules। ये तीनों वैल्यूज़ याद कर लो, MCQ में कोई एक पूछी जाएगी, आप टिक कर देना बस। तो यहाँ पे हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर ख़त्म हुआ। अच्छा, इसी के साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बात बताना भूल गया, बता देता हूँ कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस क्या कहलाता है, यानी कि रेजिस्टेंस का अपोजिट क्या होगा भाई, कंडक्टेंस, और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होगा, बता दो यार, रेसिप्रोकल क्या होगा, कंडक्टिविटी।
मटेरियल कितनी अच्छी कंडक्शन कर रहा है, दैट इज़ द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। ठीक है, तो इसी के साथ साथ MCQ की तरफ बढ़ चुके हैं हम। एंड द फर्स्ट MCQ भी है 2 पैरेलल वायर्स कंडक्टिंग करंट इन सेम डायरेक्शन। अगर आपके 2 पैरेलल वायर्स हैं और वो करंट को कंडक्ट कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो वो क्या करेंगे भाई, सेम डायरेक्शन में हैं तो ऑब्वियस है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना, कि अगर एक अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है तो दूसरा भी इस डायरेक्शन में आ रहा है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दोनों एक दूसरे की अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। सो वी हैव एन ऑप्शन विच इज़ द अट्रैक्ट ईच अदर। और जब भी आपके 2 वायर्स जो होते हैं आपके क्लोज होते हैं और वो एक ही डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे होते हैं, तो वो आपस में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। अब वो मैग्नेटिक फील्ड जो कि है वायर्स के दरमियान कैंसिल हो जाती है, और जो वो फोर्स लगाते हैं वायर्स के आउटसाइड, तो वो उनको फोर्स कहती है कि भाई दोनों आपस में करीब आओ। तो ये भी एक रीज़न है। इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम एंड 5 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी। यार अगर एक कहा जा रहा है मुझे 1 पैरेलल में है ना, सो पैरेलल में आपको याद है कॉम्बिनेशन 1/2 + 1/5, तो मेरा इस तरीके से होगा। तो अगर मैं यहाँ पे कॉमन ले लूँ 2 5 = 10 और 1 भी मेरा 5 से मल्टीप्लाई हो गया, सॉरी 1 मैंने कॉमन ले लिया, और 5 2 = 10 और 1 सही है। तो अब मैं रखूँगा 10/1 मिनट। हाँ बिल्कुल सही कर रहे थे, क्योंकि हमें पता है 1/2 + 1/5 हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो अगर मैं इन दोनों का मुझे प्लस करना है, इक्विवेलेंट बनाना है, तो मैं 5 + 2 करूँगा। तो 5 + 2 क्या होता है 7, मगर मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे 2 को और 5 को कॉमन LCM लेना पड़ेगा। तो 2 5 = 10 और 5 2 = 10, सो मेरे पास होगा 10/7। सो आंसर विच वुड बी D इज़ द करेक्ट आंसर। सही है, तो इस तरह व्हीटस्टोन ब्रिज इज़ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ, हमारे सिलेबस में नहीं था मगर व्हीटस्टोन ब्रिज किरचॉफ लॉ के ऊपर हमेशा वर्क करता है। तो ये बस एक इन्फॉर्मेशन है। पावर डिसिपेटेड इन रजिस्टर इज़, फार्मूला क्या होता है पावर का डिसिपेटेड रजिस्टर के अंदर, V²/R। ठीक है, तो हमेशा ये रिलेशन होता है पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस V²/R। द फार्मूला बिलोज गिव्स रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर अपॉन लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। तो ये किसका फार्मूला है, करंट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, नहीं ये आपका अच्छा सही, ये आपका होगा 1 मिनट, क्योंकि रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि RA/L, तो क्या है रेजिस्टिविटी है ना, तो B इज़ द करेक्ट आंसर। 3 resistors of values 2 ohm, 3 ohms and 5 ohms are connected in series. What is the value of power dissipated across each resistor if battery supplies 20 volts? यार इसका ऑप्शन ये है कि अगर आपके रेजिस्टर्स जो हैं सीरीज़ में कनेक्ट हैं, तो सबसे पहले तो उसका ये आपको मालूम करना चाहिए कि उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि 2 + 3 + 5 = आपका हो गया 10 ओम आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई। वैल्यू ऑफ द करंट इन सर्किट इज़ गिवन एज, आपको पता है I = V/R। सो 20 वोल्ट्स है और R आपका है 10, सो वी हैव 10 1 = 10, 10 2 = 20, सो वी हैव 2 एम्पेयर करंट इन सीरीज सर्किट। करंट इज सेम फॉर ऑल रेजिस्टर्स। अगर मैं सीरीज सर्किट की लिए बात करूं तो V1 = IR1, सो IR1 = आपके पास हो जाएगा 4V, और P1 = आपका हो जाएगा V1I। सो V1I है आपका 2 4 = 8 वॉट्स। सो 8 वॉट्स कहाँ पर आ रहा है, C ऑप्शन में, तो C इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी कैलकुलेशन में जाओ ही नहीं, C आपका करेक्ट आंसर आ गया, वरना टाइम कंज्यूम होगा, आपको ऑप्शन नज़र आ गया। कन्वेंशनल करंट इज शोन बाय द डायरेक्शन ऑफ, जो कन्वेंशनल करंट जो है ना हमेशा आपका डायरेक्शन हमेशा शो करता है पॉजिटिव चार्जेस की, और नॉन कन्वेंशनल करंट कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन का फ्लो। सो कन्वेंशनल करंट इज ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस विच इज अपोजिट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, एंड मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड द नॉन कन्वेंशनल करंट। A charge of 72 coulomb passes through a wire in 1 hour. What is the current in a wire? ये MD-CAT में क्वेश्चन आ चुका है। इसका करेक्ट आंसर हमें दिया हुआ है ऑप्शन C है, यहाँ पर हमें पहले से बता दिया गया है। इसका ऑप्शन C इसलिए है कि हमें पता है Q = IT और I = Q/T।
सो अगर 1 आवर की बात की गई है तो 72 हमारे पास चार्ज है कूलम, और 1 आवर इज इक्वल टू 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। ठीक है, अगर आप डिवाइड करोगे तो आपके पास करंट आएगा 0.02 एम्पेयर का। सो द करेक्ट आंसर इज सी। इन विच कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द वैल्यू ऑफ एनी इंडिविजुअल रेजिस्टर इन अ सर्किट। देखो जब भी कोई चीज़, अब यहाँ पे मेरी बात सुनो, बड़ी कॉमन, यहाँ पर देख लो, अगर कोई चीज़ पैरेलल में है तो हमेशा उसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना, या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, इक्विवेलेंट वैल्यू, वो हमेशा लेस होगी। और कोई भी चीज़ अगर सीरीज़ में है तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट कैपेसिटर हो, वो आपकी मोर होगी। तो अगर जब लेस की बात हो रही है तो आपकी पैरेलल में हमेशा लेस होती है। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, एंड इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आई होप बहुत ईजी चैप्टर था, आपको समझ आया हो।